मैं अब आपकी मुलाकात कराती हूँ। मेरे साथ हैं जनाब फ़याज़ फ़िलाना साहब। फ़याज़ फ़िलाना साहब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान की आज की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। फ़याज़ फ़िलाना साहब, हम आपको आज की नशिस्त में, आज की महफ़िल में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मरहबा जी। देखने वालों को भी तरफ से अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़याज़ फ़िलाना साहब। मैं पाकिस्तान की सूरत हाल अभी आज डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहबा यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मुझे याद है कि जब हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब के हिफ्ज़ एज़ ए हफ़ाज़ ज़िक्र होता था, तो मुझे याद है मैंने बड़ा स्टैंड लिया था कि हिफ्ज़ करना इंसान और अल्लाह के दरमियान होता है। ये उनका और अल्लाह का मामला है, वी शुड नॉट कम इन बिटवीन। और आज डॉक्टर साहिबा ने मुझे हाफ़िज़ का जो मानी समझाया, इसका मकसद ये नहीं याद करने, इसको होता है हिफाजत करने वाला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को लोहे महफूज़ के बाद इंसानों को सीने में महफूज़ किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाज़ औक़ात हम अपने अल्फाज में या लोगों के नाम बिगाड़ने में, हम अपने दिल को सुकून देने के लिए, अपनी खुनस को पूरा करने के लिए नाम बिगाड़ लेते हैं, मगर मत किया करें ऐसे। आपकी राय? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर फ़रहत हाशमी, बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हिफ्ज़ करना, हिफ़ाज़त करने का मकसद होता है, और हिफ़ाज़त करने में एक ज़िम्मेदारी किस्म की आपके ऊपर जो है आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है कि आपने हिफ़ाज़त करनी है। एक तो हिफ़ाज़त होती है ना कि आप कुरान मजीद में आपने सारे हिफ़्ज़ कर लिए, आपने एक-एक आयत, एक-एक ज़ेर, एक-एक ज़बर, क्योंकि हाफ़िज़ के सामने जब कोई दूसरा बंदा पढ़ता है तो वो ज़ेर ज़बर ऊपर-नीचे करता है, तो हमारे माइंड में यहाँ फ़ौरन क्लिक होता है कि दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग। एक ज़ेर ज़बर भी कोई ऊपर कर दे ना हमारे सामने पढ़ते हुए, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसने यहाँ ज़ेर नहीं थी, इसने ज़बर लगा दी है, ज़बर थी इसने पेश लगा दी, जज़म लगा दी कुछ, हमें फ़ौरन, तो वो बेसिकली हिफ़ाज़त होती है। एक हिफ़ाज़त वो होती है। एक हिफ़ाज़त एक और हमारे ऊपर लागू हो जाती है कि आप जब हिफ्ज़ कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, या लोगों को जब पता चलता है हाफ़िज़, तो बंदे को वैसे ही थोड़ा-सा एहसास हो जाता है कि मैं कोई ज़िम्मेदारी। काम करूँगा तो लोग कहेंगे, "यार आप तो हाफ़िज़ हो, आप ये काम कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो।" तो उस हिसाब से हमारे इस वक़्त जो आर्मी चीफ़ हैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर शाह साहब, उन पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए कि मैं या मेरे ऑफ़िस से या मेरे मातहत अफ़सरों से कोई थोड़ी बहुत भी ऐसी गलत बात होगी तो लोग कहेंगे कि हाफ़िज़ साहब आप तो प्लीज़ ऐसा ना करते। आपकी निगरानी में या आपकी मौजूदगी में या आपकी आर्मी चीफ़ होते हुए या इस वक़्त होली-सोली आप ही पूरे पाकिस्तान के इंचार्ज हैं। आपकी मौजूदगी में ये क्या हो रहा है? तो उन्हें इस बात की भी हिफ़ाज़त करनी चाहिए कि उससे सिर्फ़ वही नहीं, पूरी कम्युनिटी जो है उस पे उँगली उठती है कि इन्हें कोई एहसास ही नहीं है क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें इस वक़्त तो सारे इंचार्ज वही हैं, क्योंकि आप देखें ना अभी जो ताज़ा तरीन काउंसिल बनी है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, उसमें आर्मी चीफ़ साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मौजूद हैं और बाकी भी फ़ोर्सेस के सरबराह, और अब हंगामी तौर पर ये इंतज़ाम किया गया है। अब ये टोटल आर्मी की अप्रोच है इनकी। हुआ ये है कि जब ये बैठे हैं, तो वहाँ इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, और शहबाज़ शरीफ साहब ने बताया है कि IMF हमारी बात नहीं मान रहा है। इसहाक़ डार साहब ने अपनी पूरी वज़ाहत पेश की कि मैं किस तरह नाकाम हुआ IMF को कायल करने में। हालाँकि जो-जो उन्होंने 32 पॉइंट्स बताए थे, हमने सारे पूरे कर दिए हैं। उनकी जो शराइत थी, वो पूरी कर दी हैं। इसके बावजूद हमें IMF नहीं दे रहा और हमें लिफ्ट भी नहीं करा रहा और हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। तो पूछा गया उनसे, तो कहता क्या है IMF? तो उन्होंने कहा जी IMF कहता है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में लेके आएँ। उन्होंने कहा जी वो तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बात हुई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये मुदाखलत की बात है। पहले IMF ने आज तक ये नहीं कहा, ये फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि उसने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ। अब अगला क्वेश्चन था कि सियासी इस्तेहकाम किस लिए? कि इसलिए जी कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो इन्वेस्टर आएँगे, बाहर से पैसे आएँगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, कारोबारी मसरूफियात बढ़ेंगी, कारोबार होगा, तो फिर उससे पैसे और डॉलर आएँगे, तो फिर हमारी ये माशी मुश्किलात दूर होंगी। तो उन्होंने वहाँ आर्मी चीफ़ साहब हमारे जो बैठे हुए थे और बाकी जो उनके रफ़क़ा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम वाली तो हम गारंटी नहीं दे रहे, ना सियासी इस्तेहकाम। उन्होंने कहा, जिस वजह से सियासी इस्तेहकाम से जो नुकसान हो रहा है, हम वो नुकसान चलें आपको साथ मिल के बाहर से कहीं से कोई इन्वेस्टर ढूँढ के लाते हैं और हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अब उसमें जब देखा गया कि जी इन्वेस्टर आते हैं लेकिन भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक छोटी-सी फैक्ट्री लगाने के लिए, एक छोटा-सा काम करने के लिए 15 डिपार्टमेंट होते हैं दरमियान में, तो वो सारे सबसे क्लियरेंस होते-होते तक इन्वेस्टर भाग जाता है, बददिल हो जाता है, वो कहता है यहाँ काम नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, वन विंडो ऑपरेशन शुरू करते हैं, इस तरह एक काउंसिल बनाते हैं, उस काउंसिल को हेड करेंगे, फलां, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होगी। जो इन्वेस्टर आना चाहेगा उसकी बस सुबह, दोपहर, शाम 1-2 दिन में हम उसका काम जो है
कंप्लीट कर देंगे, तमाम और कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, वो अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। अब ये हंगामी बुनियादों पर इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना पता चल जाए कि आर्मी, इस मुल्क की आर्मी इन्वॉल्व है, और वो बंदा इन्वॉल्व है जिसके हाथ में एक छड़ी है, छड़ी का मतलब डंडा है, और जिसके हाथ में डंडा है वहां तो इन्वेस्टर कभी भूल के भी नहीं आएगा। उसे सिर्फ शायबा हो गया कि हम वहां जहां फैक्ट्री लगाएंगे उसके इर्द गिर्द कहीं 200, 500, 1000 मीटर के अंदर भी कोई आर्मी का कोई पॉइंट होगा, या कोई चेक पोस्ट होगी, या आर्मी के कोई यूनिट होगी, या आर्मी के लोगों का आना जाना होगा, तो वो वहां से भाग जाएंगे। वो डंडे के जोर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इन्वेस्टर को आज़ादी चाहिए होती है, कारोबारी आदमी को चाहिए होता है कि मुझे आज़ादी से काम करने दिया जाए। मैं तो अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, वहाँ लोगों को जॉब्स देना चाहता हूँ, और वहाँ से मैं खुद भी कमाना चाहता हूँ, और वहाँ इर्द गिर्द के लोग जो मेरे एम्प्लॉइज होंगे, जो वहाँ काम कर रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली लाना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ सर पे डंडा होगा वहाँ पर खुशहाली नहीं होती, काम नहीं होता। अब आर्मी के, हमारे जो आर्मी चीफ हैं और उनके जो रफका हैं, जो उस फैसिलिटेशन काउंसिल में शामिल लोग हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि सियासी इस्तेकाम को भूल जाएं। वो तो नहीं हो सकता, जो इनके इरादे हैं, जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं। और इमरान खान भी डटा हुआ है, जब तक या तो इमरान खान लिख के मियां नवाज साहब की तरह लिख के दे दे कि 10 साल में सियासत में नहीं, पाकिस्तान की सियासत में कोई मेरा लेना देना नहीं होगा, मैं सियासत से दस्तबरदार होता हूँ और बैरून मुल्क चला जाता हूँ, फिर तो वो सियासी इस्तेकाम भी हो जाएगा उनके मुताबिक और चीज़ें भी हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान तो अभी तक डटा हुआ है। वो तो कह रहा है कि जो करना है कर लो, मुझे सजा देनी है सजा दे दो, मुझे फांसी देनी है फांसी दे दो, मुझे जेल करना है जेल कर दो, मैं नहीं बैकआउट होने वाला, मैं खड़ा हूँ। अब वो सियासी इस्तेकाम की तो उन्हें उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने कहा चलें फिर हम जो है इन्वेस्टर ढूंढ के लाते हैं। अब इन्वेस्टर जो ढूंढने वाला काम है, वो जो इसहाक डार साहब 4 दिन पहले कह रहे थे ना कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, हम ये श्रीलंका नहीं बनेंगे, हम ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हमारे बड़े एसेट्स हैं। तो मैंने कहा था कि नशई जब उसके पास पैसा नहीं होता ना, नशई के पास जो एडिक्ट पर्सन होता है, तो वो घर के बर्तन बेचना शुरू कर देता है, और जिनको बेचता है वो कोड़ियों के भाव बेचता है, औने पौने दांव भाव बेचता है, क्योंकि उसे इससे कोई गर्ज नहीं होता कि ये $100 की चीज़ मैं $2 में क्यों बेच रहा हूँ। उसे ये होता है कि ये 2 मिलें फ़ौरन और इससे मैं जाके नशा लूँ और अपना फिर आगे काम चलाऊँ। तो इसहाक डार साहब ने नशेयों की तरफ घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है। पहली फुर्सत में एक दिन में फैसला हुआ काउंसिल बनने का, अगले 24 घंटे में दुबई से, अबू धाबी से, वहां से कोई कंपनी आ गई। उस कंपनी को, वो कंपनी को इन्होंने कहा जी कल ही आप टिकट कटवाएं और कराची पहुंचे। अगले दिन वो पूरा उनका एक डेलीगेशन वहां से फॉरेन इन्वेस्टर्स का, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन हमें डिटेल्स देखना पड़ेंगी कि डिटेल्स क्या है इस सारे मामले की, इस सौदे की। ये कौड़ियों के भाव उन्हें दिया जा रहा है। विद इन 24 आवर उनसे रब्ता हुआ, नेक्स्ट विद इन 24 आवर उन्होंने फैसला किया, उन्हें टिकट्स दी, कराची पहुंचे, कराची आके उन्होंने साइन भी कर दिया एग्रीमेंट। अब ये बात इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन तो राजा रियाज साहब हैं जिनको कोई पहचानता नहीं है, तो उन्होंने तो बात नहीं करनी। सायरा बानो एक GDA की अपोजिशन में बोलती थी, उन्हें धमकियां दे दे के कि तुम मारी जाओगी, उस बेचारी को भी चुप करा दिया। फहमीदा मिर्जा 1-2 दफ़ा बोली, फहमीदा मिर्जा भी नहीं बोल रही हैं। अब अपोजिशन में तो कोई बंदा ही नहीं है जो इस बात पे एतराज़ करे कि भाई ये क्या तरीका है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है, फंक्शनल है, और कराची हब है, और कराची से ही हम बिजनेस कर रहे हैं, कराची से ही पैसा कमा रहे हैं, आप एक UAE की कंपनी को रातों रात आंखें बंद करके उसे एग्रीमेंट कर देते हो, उसे वो दे देते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस अब उसमें देखें क्या है। 50 साल के लिए लीज दी गई है, लीज पे दी गई है, वो कराची पोर्ट उन्हें दी गई है, और उसका नाम भी उन्होंने अपनी मर्जी का रखवाया कि जी ये नाम पुराना चेंज करें, नया नाम होगा, ठीक है जी, कर दिया। 50 साल के लिए लीज पे दी गई है, और $50 मिलियन वो देंगे अपफ्रंट, और उसका वो $50 मिलियन उनके मिनहा किस तरह होंगे कि हमने जितने कंटेनर वहाँ आइंदा आया करेंगे वहाँ से या जाया करेंगे, पर कंटेनर $18 वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करने हैं उन्होंने। तो वो ज़ाहिर है 50 मिलियन जो एडवांस दिए होंगे पहले, तो साल 2 साल उसी में से वो कटते रहेंगे। एक $18 पर कंटेनर वहाँ चार्ज करेगा पाकिस्तान, और दूसरा $3.21 फी स्क्वायर मीटर के हिसाब से वहाँ रेंट उस जगह का लिया जाएगा। अब अगर आप ये ओपन ऑक्शन करते, इंटरनेशनली अखबारों में एडवर्टीजमेंट देते, 10-15 दिन लोगों को, वर्ल्ड वाइड कंपनीज को कहते कि वो इस बिडिंग में शामिल हों, तो यकीन माने बहुत अच्छी डील हो सकती थी, बहुत अच्छा वहाँ से रेट मिल सकता था, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैसा कमा सकती थी। लेकिन क्योंकि इसहाक डार साहब उस नशई की तरह, जिसे अब नशे की ज़रूरत है, उन्हें त्रोटक पड़ी हुई है, उन्होंने घर के बर्तन औने पौने दामों बेचने शुरू कर दिए हैं, इन्होंने आंखें बंद करके उसे साइन भी कर दिया है। अब ये कौन सा तरीका है, दुनिया में ऐसा कौन सा तरीका है कि आपको UAE में सिर्फ एक ही कंपनी मिली थी, UAE से आपको कम अज कम 15-20 लोग जो है उसमें आ जाते कंपटीशन में, अगर आप करते तो आपको UK से लोग पहुंच जाते, कनाडा से लोग पहुंच जाते,
बाकी मिडल ईस्ट, उससे फार ईस्ट में वहाँ बहुत कंपनीज हैं जो पोर्ट्स एंड शिपिंग के बिजनेस में हैं, वो आ जाते तो कंपटीशन में आप यही 50 मिलियन, मे बी 500 मिलियन या 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर तक आप ले जाते। लेकिन क्योंकि इसहाक डार साहब हैं और साथ आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है, अपोजिशन है कोई नहीं, तो बस वो इसी तरह कर रहे हैं। इतनी इतनी गलत इन्होंने एक डील किया है जिसपे बाद में एतराज होगा, लेकिन इस वक्त कोई बंदा नहीं बोल रहा और वो साइन हो गए हैं और उन्होंने आके काम करना शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, जनाब फयाज़ बिलाना साहब का। पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी गंभीर है कि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं जनाब इसहाक डार साहब, इंग्लैंड में आप रहे हैं और एक अरसा रहे हैं, और आपको तो हरासमेंट की बदतरीन फॉर्म है किसी को थप्पड़ मार देना। और पाकिस्तान में एक सहाफ़ी, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है कि जब उन्होंने सहाफ़ी ने उनसे IMF के बारे में पूछा तो पहले उन्होंने मिसबिहेव किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को कहा पकड़ो, और जब उन्होंने पकड़ लिया उनके साथियों ने तो इसने खींच के थप्पड़ मार दिया। मतलब आर दे मेंटली सिक? हाउ कैन कि आपकी पुलिस भी वही काम कर रही है, आपके ये जो फ़ौज का वो एक जैली खाना है वो भी यही कुछ कर रहा है, और अब आपके जो यानी अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया है, दिस इज़ द लोएस्ट लेवल कि यू कुडंट कंट्रोल योर, ही कुडंट कंट्रोल हिज एंगर, और उसने थप्पड़ जड़ दिया। और फिर उसने कहा कि इसको ढूंढो ये कहाँ पे और इसको सज़ा दो। तो व्हाट इज़ द फेट ऑफ दिस नेशन? आपको याद होगा, यही इसहाक डार साहब थे शायद साल 1.5 साल पहले हार्ड टॉक, BBC के हार्ड टॉक प्रोग्राम में, जब ये वहाँ बैठे मार खा के निकले थे उस सहाफ़ी से, अलग देखने वाली थी वहाँ, इनको सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब वो शाहिद कुरैशी एक यंग सा रिपोर्टर है और उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि IMF से हमारा मुआहदा क्यों नहीं हो रहा। इन्होंने कहा जी कि क्योंकि सिस्टम में आप जैसे लोग मौजूद हैं, इस वजह से नहीं हो रहा। अब उस रिपोर्टर बेचारे का क्या कसूर है कि वो कहता है सर हम तो सिस्टम में हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, हम तो सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, दैट्स इट। उसने कहा मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, हम सिर्फ सवाल ही पूछ सकते हैं आपसे, हम सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में तो आप हैं और राजा रियाज साहब हैं या आपके पिंडी बॉयज हैं और जरदारी साहब हैं, सिस्टम में तो आप लोग हैं, हाथ तो सिस्टम तो आपके हाथ में है, और फिर आप इल्ज़ाम इस पे लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इसको थप्पड़ भी मारा और कहा कि इससे कैमरा इसका पकड़ के फेंक दो और इसको पकड़ो, इसका इलाज करो, आइंदा ये सवाल ना कर सके। अब इसहाक डार साहब इस तरह सवाल ना रुकते हैं, ना लोग रुकेंगे। अब उस रिपोर्टर ने फौरन वो प्रेस गैलरी गया है, वहाँ प्रेस एसोसिएशन के ऑफिस में गया है, वहाँ उसने कंप्लेंट किया है। अब वो कह रहा है कि मैं FIR कटवाऊंगा, लेकिन अगर मेरे ऑफिस वाले और घर वाले और बाकी मीडिया की बिरादरी मुझे इजाज़त देगी तो फिर मैं FIR कटवाऊंगा उनके खिलाफ, क्योंकि थप्पड़ मारना, और वहाँ CCTV कैमराज हैं पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग में, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, अगर इन्होंने गायब ना करा दिया तो। नहीं, वो रिकॉर्ड हमारे पास भी आ गया, थप्पड़ मारते नजर आए हैं। मगर आज तक अरशद शरीफ की वालदा तो अपनी FIR दर्ज न करा सकी, इमरान खान तो अपनी, और मुझे लगता है ये लोग मेंटली इल हो गए हैं। इनके ख्वाबों में इमरान खान सवाल करते हैं गंदम और जवाब आता है इमरान खान। हालांकि इमरान खान का नाम लेने पे पाबंदी है वहाँ पाकिस्तान में, और इमरान खान में आम प्रोग्राम्स में, पाकिस्तान में आम प्रोग्राम्स में जब कोई इमरान खान का, पहले तो सारे एंकर्स को पता चल गया वो चेयरमैन PTI कहते हैं, इससे ज़्यादा नाम ही नहीं लेते वो, लेकिन अगर किसी के मुंह से इमरान निकल जाए तो दरमियान में बीप आ जाती है। लेकिन उस दिन असद उमर का इंटरव्यू, क्योंकि इमरान को डिफेम कराने के लिए कराया गया था काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में इमरान खान का धड़ल्ले से उन्होंने नाम लिया, काशिफ अब्बासी इंटरव्यू करने वाले ने भी लिया, असद उमर इंटरव्यू देने वाले ने लिया, और एक दफ़ा भी दरमियान में बीप नहीं आई, एक दफ़ा भी उसका नाम सेंसर नहीं हुआ, क्योंकि वो समझते थे कि शायद असद उमर एक्स सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बैठ के जब इमरान के बारे में नेगेटिव बातें करेगा तो इमरान को हम उसको नुकसान पहुंचा सकेंगे, उसकी ज़ात को पोलिटिकली। वो इसलिए क्योंकि वो ऑन डिमांड था वो इंटरव्यू, तो उसमें वहाँ बीप नहीं चली। तो ये दो राह मेयार लोगों को नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई उसने कुछ किया और आप इल्ज़ाम उस पर बैन लगाना चाहते हैं तो फिर उस तरह बैन लगाए ना, जिस तरह लंदन में बैठा हुआ एक शख्स है जिस पे आपने बैन लगाया था, तो फिर ठीक लगाया था आपने, फिर पाकिस्तान में किसी की जरूरत नहीं थी उसका नाम लेने की। ठीक है, यहाँ आपको जब अपने फायदे की बात होती है, आप नाम, अब हुमायूं अख्तर जो है आज पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो नाम लेंगे, वो बार बार चलाएंगे। गुलाम सरवर खान पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बार बार दिखाई जाएगी, उसमें नाम लिया जाएगा। लेकिन वैसे आम जर्नलिस्टों पे और आम तजियाकारों पे पाबंदी है कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। तो ये दोहरे मेयार जो हैं ये भी नजर आ रहे होते हैं। अब ये जो एक तरफ इसहाक डार साहब ये सलूक कर रहे हैं पाकिस्तान में, अब इसहाक डार साहब की इतने बुरी टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए हैं कि ये जा भी नहीं सकते, IMF को सामने फेस भी नहीं कर सकते। इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और उनके साथ
फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं गौस, डॉक्टर गौस पाशा, वो गई हुई हैं, वो वहाँ बैठी हुई हैं, और वहाँ इनके साथ अयाज सादिक है, साद रफ़ीक है और शीरी रहमान है। अब इन लोगों को इकोनॉमी का क्या पता है, और ये उनके सामने बैठ के IMF वालों की मिन्नतें कर रहे हैं, और IMF की MD साफ नज़र आ रहा है उसके चेहरे से कि वो इसकी बात बिल्कुल उसे ना समझ आ रही है, ना वो इनसे कन्विंस हो रही है। और वहाँ फिर ये स्पीच फरमाते हैं, वो जो वहाँ गैदरिंग हो रही है ना इस वक्त, जो न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट है, उस पे जो गैदरिंग है, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो स्पीच करते हैं, उसमें भी यही कहते हैं कि मैं ये ना समझिएगा कि मैं कोई मांगने आया हूँ, लेकिन मजबूरी हालात ही ऐसे हैं। उनके एक फिक्रे में फिक्रे का पहला हिस्सा जो होता है वो ये बताते हैं कि मैं बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरे फिक्रे में कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। जहां जिससे भी मिलते हैं उन्हें किसी ने नहीं बताया कि भाई एक स्टेटमेंट पे रहो, जो फिक्रा कहते हो उस पे फिर खड़े रहो, तुम्हारे एक फिक्रे में 2 स्टांस होते हैं। अब बंदा परेशान हो जाता है आगे सुनने वाला कि ये क्या तरीका है। ये पाकिस्तान में तो आपकी ये चालाकियां चल सकती हैं, पाकिस्तान के अवाम को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, पाकिस्तान में सियासत तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बाहर की दुनिया में हम आपको ओवरसीज पाकिस्तानी बता रहे हैं कि यहाँ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करने का यहाँ रवाज नहीं है। आप जो बात करना चाहते हैं सीधी बात करें, आपको हेल्प चाहिए सीधी बात करें, आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, आप सीधी बात करें, हमसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, आप सीधी बात करें कि हम जो है टैक्स नेट नहीं बढ़ा सकते, आप सीधी बात करें कि हम मुल्क में इस वक्त वो उस तरह का फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन्वेस्टर्स को नहीं दे सके, आप सीधी बात करें कि हमारे एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान से फैक्ट्रियां बंद करके बाहर भाग रहे हैं, आप सीधी बात करें कि शेल वाले वहां से भाग आ रहे हैं, सीधी बात करें कि 2 कार प्लांट फैक्ट्रीज हमारी बंद हो चुकी हैं। यहाँ घुमा फिरा के बात करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उल्टे आपके बारे में तासर ये होता है कि लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। अब इसहाक डार साहब पे लिटरली दरवाजा बंद हो चुका है, अब सिर्फ हमारी डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर गौस पाशा उनसे बात कर सकती हैं। इसहाक डार साहब, क्योंकि पहले भी उन पे इल्जाम था, ऑफिशियली IMF ने ही लगाया था कि ही इज अ फजिंग मास्टर, ये फिगर्स को फज करते हैं, ये आदादो शुमार जो इनके पास होते हैं उनको हेरा फेरी करके हमारे सामने एक फिगर लेके आते हैं इसहाक डार साहब। इस हद तक ये बदनाम हो चुके हैं, और हमारे पास है कि हमें इसहाक डार के अलावा कोई बंदा नजर नहीं आता पूरे पाकिस्तान में। मिफ्ता इस्माइल को हम लेके आए थे, तो वो अमेरिका से पढ़ के आया है, उसने थोड़ी सी एफर्ट की, उसकी टांगे खींचना, लंदन से बैठ के उसकी टांगे खींचते रहे, और आखिर उसे पार्टी से ही निकलवा के छोड़ा इन्होंने इसहाक डार साहब ने, क्योंकि ये समधी हैं, तो ये सारा सिलसिला तो समधियों का ही चल रहा है। मगर नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ कि इसहाक डार साहब आज थोड़े से खौफजदा भी थे कि आर्मी के चीफ ने मईशत को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये बहुत बड़ी निशानदही करती है कि ये तो नहीं कि यानी ये मार्शल लॉ ही है कि आप ये तो इसहाक डार साहब का काम था इकोनॉमिक सिचुएशन बताना, उसके बारे में बताना और प्लान करना आइंदा का। तो उनको ये तो नहीं डर लग रहा कि हल्के हल्के वो ऊँट जो है वो उसने टांगे अंदर की हैं और अब इनका बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला तो नहीं है इसहाक डार साहब? ये इस मामले में इंतहाई कम अकल हैं, ये इन्हें एहसास नहीं है इस बात का। इस बात का एहसास अगर होगा तो वो किसी जमहूरी पार्टी को होगा, पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास हो सकता है, या किसी हद तक मौलाना फजल रहमान अगर अपने पेट से आगे देखने में उनकी सलाहियत हो तो वो शायद देख सकें, या हमारे महमूद चकजई या दूसरे जो जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं जमहूरियत के और डिक्टेटरशिप के, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मुल्क के 4 मेन पिलर्स होते हैं, मेन 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं। एक दिफा होती है, वो तो पहले ही उनके पास है, वहाँ तो ख्वाजा आसिफ सिर्फ तकरीरें करने के लिए हैं, अमल दखल उसका ना सेक्रेटरी दिफा का कोई है ना इसका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का है। दूसरा होता है खारजा। खारजा में बज़ाहिर पपेट के तौर पर तो बिलावल भुट्टो बाहर घूम फिर रहे हैं दुनिया में, लेकिन आज भी सऊदी अरब से अगर कोई बात मनवानी है या सऊदी अरब ने मनवानी है तो वो आर्मी चीफ से हमारे से मिलते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के इशू पे भी खारजा महाज पे हमारी आर्मी की सुनी जाती है, हत्ता कि चाइना भी अब आर्मी की बात सुन के चाइना आर्मी वालों की गारंटीज पे ये कह रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। ये इसीलिए इस काउंसिल में भी शामिल हुए हैं क्योंकि इन्होंने चाइना को भी मनवाना है और चाइना को गारंटी चाहिए कि गवादर में हमारे लोग, जिस तरह पहले हमारे इंजीनियर के साथ नाखुशगवार वाकयात हुए हैं, आइंदा ऐसे नहीं होंगे। इसका मतलब है आपने डिफेंस उनके पास है, खारजा आपने टेक्निकली उनको दी हुई है, खजाना दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के हाथ में तो 25 मई को हैंड्स अप ये कर चुके थे और अभी 9 मई को दोबारा, 25 मई पिछले साल का और 9 मई इस साल का आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब फारिग हो चुके हैं। ये 500 बंदों को नहीं रोक सके, खुद उन्होंने नहीं रोके या वो रोकना नहीं चाहते या रोक नहीं सके, तो वजारत दाखिला भी अमली तौर पर उनके पास ही है। पीछे खजाना बचा था, अब खजाना भी उनके पास मिल गया। अगर दफा, खारजा, खजाना और दाखिला ये चारों महकमे उनके पास होने हैं तो फिर प्रैक्टिकली तो वो आ गए ना।
तो इसलिए इस वक्त जो लोग कह रहे हैं ना जी कि आइंदा मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ को या मरियम को भी मौका ना दिया जाए, बल्कि अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ जाए दोबारा तो शहबाज शरीफ को ही कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसा स्पाइनलेस बंदा जिसकी रीढ़ की हड्डी में कोई हड्डी नहीं है, बिल्कुल प्लेन आदमी है, जहां जितना मर्जी है इसे मोड़ लें, ये बंदा हमें सूट करता है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब उस कैंप में है, शहबाज शरीफ के कैंप में, तो ये इन्हें इस तरह का बंदा चाहिए, ना उन्हें मरियम नवाज चाहिए, ना उन्हें नवाज शरीफ चाहिए, और इमरान खान तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, और आसिफ जरदारी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आसिफ जरदारी का भी कोई पता नहीं किस वक्त वो बदल जाए। तो इस तरह उनकी प्लानिंग ये है। और अब ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने नई फुलझड़ी छोड़ी है कि आइंदा इलेक्शन के बाद हम सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे अपने इत्तेहादियों से मिलकर, और उनकी कोशिश है कि शायद कराची में MQM के सारे दड़े मिला के MQM लार्जेस्ट पार्टी उभरेगी और हम सिंध में कुछ सीटें लेंगे और फिर हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए एक अलार्म बजा दिया है खतरे का कि सिंध में भी हमारी हुकूमत होगी आइंदा। और बिलावल भुट्टो साहब कल किसी जगह स्पीच कर रहे थे और उन्होंने स्पीच में कहा कि अब मुझे खिदमत का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा है कि मैं खिदमत करूंगा, अब मैं होऊंगा। वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं और उनके वालिद साहब तो बहुत अरसा पहले से अपने प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं अपने बेटे को। तो इनका गमसान का रान आगे चल के पड़ने लगा है, लेकिन इन्हें एहसास इस बात का नहीं है कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाने में थोड़ा सा भी हमने हिचकिचाए और हमने कोशिश की कि ये अक्टूबर नवंबर से इलेक्शन आगे चले जाएं, अगर ये 2 4 6 महीने आगे चले जाए तो उसके बाद ये भूल जाएं इलेक्शन, क्योंकि फिर वो जो ऊंट, आपने जिस ऊंट का जिक्र किया है कि वो खैमे के अंदर दाखिल हो चुका है, फिर उस ऊंट नहीं होना है खैमे के अंदर, बाकियों सबको उसने बाहर निकाल देना। जी बहुत शुक्रिया सर। आज ये जो एक सदर अलवी साहब ने जनाब फ़ायज़ ईसा साहब, एक तो ये कि 3 महीने पहले ही कह दिया गया और गवर्नमेंट की बहुत रिजर्वेशंस हैं, और ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की कैंपेन में ख़ुद हिस्सा लेंगे क्योंकि तब तक फ़ायज़ ईसा साहब आ जाएंगे और सारे पिछले केस जो धोने रह गए हैं वो धुल जाएंगे। मगर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के अगेंस्ट फैसले की जब बात हुई तो उन्होंने कहा इससे पहले भी तो मिलिट्री कोर्ट्स के में सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं ना, तो अब क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने और 2 जो हमारे चीफ जस्टिस जो इस 9 की कमेटी में शामिल थे उन्होंने इनकार कर दिया। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्यों इनकार किया, क्यों इसमें उन्होंने क्या ओपनली शो किया कि दे आर विद मुस्लिम लीग नून? नहीं, मेरे ख्याल में काजी फ़ायज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिटरली फंसाया है, उन्हें घेर घार के ले आए हैं कि आप जमहूरी आज़ादियों की और शख्सी आज़ादियों की, और आप ये तासर देते हैं बाहर के शायद आप जो है बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और एंटी फ़ौज हैं और आप डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हैं, तो अब आए यहाँ बात करें हमसे। अगर आप वो तो निकल गए ना, वो तो चले क्या करेंगे, तो इट मीन्स कि आप अभी तक अपने स्टांस पे खड़े हुए हैं और आप फिर आर्मी वालों को हर्ट करेंगे कि हमने आपकी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चलने दी। और अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स को चलने के हक में वोट देंगे, अपना फैसला सुनाएंगे, अपना इख्तलाफी नोट लिखेंगे या मेजॉरिटी उधर चली गई, जैसी सूरत भी हुई, तो फिर ये तय हो जाएगा कि अपना ये मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और जो एंटी इमरान खान है उनके साथ आप मिल चुके हैं। तो वो बेसिकली एक्सपोज करना चाहते थे काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, उमर अता बंदयाल, कि हाँ अब पता चलेगा कि आप वाकई जमहूरी आज़ादियों के हवाले से उसी मौक़िफ़ पे कायम है या आप सिर्फ जो है अपना फ़ायदा देख के करते हैं। तो इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जब देखा कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ, तो उन्होंने मेरे ख्याल में एस्केप का एक ये बहाना ढूंढा है, क्योंकि जी वो प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल अभी तक जो है वो होल्ड पे है। जब तक वो फैसला नहीं होता मैं इस बेंच को ही नहीं मानता और मैं उठ के जा रहा हूँ। और साथ उन्होंने ये भी कहा है, उन्हें पता था कि मुझ पे ये तनकीद होगी कि आप आर्मी के खिलाफ, अब आप में हिम्मत नहीं है आर्मी के खिलाफ, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बात करने की। तो उन्होंने कहा मैं केस सुनने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बेंच से उठ रहा हूँ। अब बेंच से उठ रहे हैं तो इसका मतलब आप सुनने से इनकार ही कर रहे हैं ना, आप बैठेंगे तो सुनेंगे ना। तो वो बेसिकली जाते हुए, और लंबी तकरीर भी उन्होंने की है, और लंबी तकरीर भी अपनी सिर्फ शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए कर रहे थे काजी फ़ायज़ ईसा साहब। हालांकि सिंपली अगर उन्होंने उठना था तो चुप करके उठ के चले जाते कि मैं इसको नहीं, बेंच को नहीं मानता, खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने लंबी स्पीच सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया, और उस लंबी स्पीच के दौरान उन्होंने एतजाज़ अहसन साहब को ये भी कहा है कि आप सीनियर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये घर की बात है और ये अदलिया हमारा घर है, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे सीनियर हूँ सब लोगों से, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप घर के मामलात अपने अंदर तय करें, बाहर से हमला हो रहा है घर पे। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा जी कि नहीं, आप ये ना कहें कि घर है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये कोर्ट का मामला है, घर का मामला नहीं है। फौरी उन्होंने करेक्ट किया, आप घर की एग्जाम्पल ना दें। हालांकि खुद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने एग्जाम्पल दी कि एक पायलट जब आप कहीं जा रहे हैं फ्लाई करते हुए, तो आप क्या कोई आपको बताए कि इस पायलट का जो लाइसेंस है ये जेली है या इसकी डिग्री जेली है,
तो आप चेक नहीं करेंगे उसको जहाज उड़ाने से पहले, या आप कहेंगे कि चलें फ्लाइट लेके चलते हैं, वहां पहुंच के फिर देखते हैं कि ये वाकई फेक पायलट है या असली पायलट है। खुद पायलट की एग्जांपल दी, लेकिन जब इत्तेजाद अहसन साहब ने एग्जांपल दी घर की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कोर्ट है, ये घर की एग्जांपल यहाँ ना दें। तो वो काफी दिलचस्प और लंबी थी उसमें। लेकिन अब जो नोटिस सर्व कर दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर दाखिला को और वज़ीर दिफा को, अब इन नोटिस पे वो क्या जवाब देते हैं। और दूसरी उन्होंने डिटेल्स मांग रही हैं कि अब तक आपने 9 मई के वाक़े के तनाजर में जितनी औरतें, जितने बच्चे, जितने बूढ़े, जितने आम शहरी, जितने PTI के कारकुन जहां जहां से चारों सूबाई गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने पकड़े हैं, उनकी तफसील कल लेके आए हमारे पास। तो वो अटार्नी जनरल ने अब कल वो तफसील पेश करनी है, और अगर उस तफसील में उन्हें ज़रा बड़ा शक हुआ तो उन्होंने वज़ीर दिफा को बाय नेम बुला लेना है, वज़ीर दाखिला को बाय नेम बुला लेना है, और ज्यादा मसला हुआ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी बाय नेम बुला लेंगे और कोर्ट में उन्हें जाना पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ता है बुला लें, उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि हम बंदियाल साहब को मानते ही नहीं है, तो क्या होगा? दे आर नॉट रेडी टू फॉलो हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा नहीं होगा ना, नहीं होगा तो एक्सपोज होंगे ना हम। तो आम शहरी को तो इस पे तसल्ली होनी चाहिए कि बिल्कुल ये बात इस तरह बंद होके क्लोज करके फाइल नहीं हो रहे, फाइल में जितनी डिस्कशन होगी इतना फायदा होगा। या हमारे जजेस साहबान जो हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की मोअज़्ज़ज़ी जो है क्लियर हो जाएगी कि ये वाकई मोअज़्ज़ज़ हैं, या हम लोग रस्मी तौर पर उन्हें मोअज़्ज़ज़ जज कहते हैं, क्या वो वाकई मोअज़्ज़ज़ हैं, काबिल एहतराम है। अगर वो अपने काम से इंसाफ नहीं कर रहे होंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, और अगर वो अपने काम से इंसाफ करेंगे और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स सही नहीं करेगी और गवर्नमेंट मिसबिहेव करेगी तो गवर्नमेंट एक्सपोज होगी। आम आदमी को तो इस पे खुश होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बिल्कुल इन चीजों को चौक पे डिस्कस करें, सामने डिस्कस करें। अच्छी बात है। पैथेटिक, ऑल इज पैथेटिक, काबिल तरस, काबिल रहम, शर्मिंदगी का बायस हम सब के लिए। अब अगली बात करना चाहती हूँ, रोमन्स के दौर में अगर आप चले जाएं तो रोमन्स के दौर में सज़ाएं थीं। इवन जब ऑटोमन्स की भी लोगों ने देखा, और ये सज़ाएं क्या होती थी कि उनको नशे पे डाल दिया जाता था, ड्रग्स पे डाला जाता था। जो कैदी होते थे, जो बेहतरीन कैदी हुआ करते होते थे। एक वीडियो सरफेस हुई है कि इमरान रियाज साहब जिंदा हैं मगर उनको इंतहाई ड्रग्स पे डाल दिया गया। फरमाएंगे कुछ? और मैंने भी देखी है, मैंने भी वीडियो देखी है, उसमें वो ड्रग्स तो नहीं नजर आ रही, लेकिन उस बंदे पे तशद्दुद इतना किया गया है, उसके पे इतना जुल्म किया गया है। अगर ड्रग्स आपको नजर कैसे आएंगी? आपको जो इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, तो आपको ड्रग नजर तो नहीं आएगी ना। मगर वो बंदे के नर्व्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, तो वो उस तरह बंदा एक्टिवली ना बोल सकता है ना बात कर सकता है, और उसके बोलने पे ही सबसे बड़ा एतराज था। तो बेसिकली तो सिर्फ खामोश करना मकसद था, लेकिन उस वीडियो में उनकी जिस्मानी हालत, उनकी सेहत बहुत खराब लग रही है। मेरे ख्याल में उन्हें बहुत ज्यादा उन्हें मारा है। मेरा ख्याल है कि नशा, आपकी अपनी राय है, इंशाल्लाह इट विल। इसमें ये होता है कि ये नशे और ड्रग्स में इतना ज़्यादा उन लोगों को डाल दिया जाता है कि उनको भूल ही जाता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने बाहर आना है। और अगर उनको वो याद रहता है कि मुझ पे क्या जुल्म हुआ था, तो आज नहीं 10 साल के बाद वो किताब लिख देंगे जो कि हरफ ब हरफ जो है वो तारीख रकम कर देगा। तो इसलिए उनको यहीं पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जनाब सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब, वो भी पाकिस्तान छोड़े हुए हैं। कमाल है भाई इस कौम की कि उनके घर से एक SMG सब मशीन गन बरामद करने का दावा किया गया है, जो बैरून मुल्क खुद साख्ता जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बकौल पाकिस्तान के, यानी आप उस मुल्क में जीने भी किसी को नहीं देते, और इट्स काबिल नफरत एट द मोमेंट। और अभी उनके घर से और लोगों की बीवियों को, एक और वो चीमा साहब है, उनकी बीवी पेशी में अपने शौहर को मिलने के लिए गई है, उसको अरेस्ट कर लिया है। तो इनके घर से अस्ता निकाल लिया, और मेरा ख्याल अब इनकी फैमिली को अताब का निशाना बनाएंगे। आप देखें कल गुलाम सरवर खान कल अचानक जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। वो पिंडी में ही कहीं अपने दोस्त के किसी घर में छुपे हुए थे, तो गुलाम सरवर खान साहब अरेस्ट हुए हैं, और साथ ही उनका भतीजा भी अरेस्ट हो गया है और उनका बेटा भी अरेस्ट हो गया है। जो ही उन तीनों की खबर आई, मैंने कहा कि ये अब इनकी 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, और वही हुआ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है गुलाम सरवर खान साहब ने कि जी मैं PTI को छोड़ रहा हूँ, और ये जो कुछ हुआ है 9 मई की मैं मजम्मत करता हूँ। वो अब पाक साफ हो गए हैं। इससे पहले वो उन्हें नहीं पता था, वो 40 दिन कहीं छुपे रहे हैं, और 40 दिन के बाद उन्हें पता चला है कि ये तो वो 9 मई को बहुत ज्यादती हो गई है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं PTI को छोड़ता हूँ, PTI गलत जमात है। और जो ही उन्होंने ये कहा है, उन पे सारे इल्ज़ाम खत्म हो गए हैं। उससे पहले वो दहशतगर्द थे, अब वो मुहब्बतन पाकिस्तानी हो गए हैं। इसी तरह हुमायूं अख्तर खान है,
हुमायूं अख्तर आपको पता है, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे हैं और उनका बिजनेस है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। तो ज़ाहिर है बिजनेसमैन तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनकी हिम्मत है कि ये 40 दिन भी वो बर्दाश्त कर गए हैं, ज़ाहिर है उन्हें भी नुकसान उनके बिजनेसेस को पहुंचाया गया होगा। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी पाक साफ हो गए हैं और अब वो आराम से अपनी वो करेंगे सिलसिला। लेकिन ये गुलाम सरवर खान साहब का छोड़ना बड़ा एक और लिहाज से है कि गुलाम सरवर खान वो आदमी हैं जिसकी वजह से चौधरी निसार अली खान इमरान खान को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। और चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान, सिर्फ एक ही मुतालबा था कि गुलाम सरवर खान आपकी पार्टी में है इसलिए मैं नहीं आ सकता, क्योंकि इनका टेक्सला में भी और चकबली खान में भी दोनों हलकों में गुलाम सरवर खान उनके साथ मुकाबला करते थे और उनके रवायती हरीफ थे और इतनी सख्त इनकी दोनों की थी। अपनी अपनी बात के दोनों पक्के हैं, अच्छे आदमी हैं अपने तौर पर, दोनों अपने अपने हलके में और अपने अपने दोस्तों में बड़ी तारीफ दोनों तरफ होती है। गुलाम सरवर खान की भी लोग बहुत तारीफ करते हैं, चौधरी निसार अली खान की भी, उसके हलके के और उसके फॉलोअर्स बहुत तारीफ करते हैं और इंतहाई जिद्दी हैं दोनों। तो चौधरी निसार अली खान के आगे से वो पत्थर हट गया गुलाम सरवर खान। अब चौधरी निसार अली खान के चांसेस हैं कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं इस कंट्री के। और एक और बंदा जिसने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जो पीछे हटे हैं वॉलंटरली, नजम सेठी साहब, अब उनकी अगली नजर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने पे है। अब अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान नहीं बनते अगले 3-4 महीने के लिए, तो चौधरी निसार अली खान के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। अब वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं इमरान खान के पास। और इमरान खान को जिस तरह लग रहा है, इमरान खान को शायद एक नई पीटीआई बनानी पड़ेगी, चाहे उसका नाम पीटीआई नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान होगा या कोई और होगा, लेकिन 9 मई तक जो लोग इमरान खान के साथ थे उन पे तो इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं कि जी आपने उस 9 मई वाले वाक़े में आप जो है मनसूबा साज थे। लेकिन जो बंदा 9 मई के बाद ज्वाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल लतीफ़ कोसा ज्वाइन करते हैं, एतजाज़ अहसन ज्वाइन करते हैं, चौधरी निसार ज्वाइन करते हैं, तो इन पे ये इल्ज़ाम तो नहीं लग सकता कि चलें जी पकड़ें, इन्हें भी दहशतगर्दी में अंदर करें और इन्हें भी मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करें। इन्हें किस तरह मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे? क्यों? ये तो 9 मई को पीटीआई का हिस्सा ही नहीं थे, ये तो पीटीआई का हिस्सा अब बनेंगे या आगे चल के बनेंगे। इसी तरह इमरान खान को थोड़ी सी भी गुंजाइश मिली इमरान खान को किसी भी नाम से अपनी पार्टी को इलेक्शन में लेके जाने की, तो यकीन माने बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून के पिछली गवर्नमेंट में 2013 से लेकर 2018 तक ओवरसीज पाकिस्तानीज के मिनिस्टर थे अब्दुर्रहमान कांजू, सदीक खान कांजू के बेटे। अब्दुर्रहमान कांजू ने अनाउंस कर दिया है कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं आज़ाद लड़ूंगा। इसी तरह बहुत सारे लोग आज़ाद लड़ने वाले जो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी ज्यादती कर रही है और पीटीआई से भी 9 मई को ज्यादती हुई है, या वो ये ज्यादती नहीं भी समझते फिर भी वो सेफ नहीं समझते पीटीआई में आना, वो आज़ाद लड़ेंगे और आज़ाद लड़ने के बाद दोबारा इमरान को अगर ज्वाइन कर लें या इलेक्शन अपने कागजाती नामजदगी अप्रूव होने के बाद वो अनाउंस कर दें कि हमारी हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान भी उन्हें एक्सेप्ट कर ले और इमरान खान कह दे कि हाँ फलां हल्के में आपने अब्दुर्रहमान कांजू को या चौधरी निसार अली खान को या लतीफ़ कोसा को या एतजाज़ हसन को आपने वोट देने हैं, अपने फॉलोअर्स को कह दे और अपना कैंडिडेट भी इनके हल्कों में खड़ा ना करे और इनके साथ एग्रीमेंट कर ले कि जीतने के बाद आप मेरी पार्टी ज्वाइन करोगे। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि सियासत है, सियासत में कुछ भी बईद नहीं है, क्योंकि जो कुछ काम कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम इसहाक डार, पाकिस्तान की मेजॉरिटी अक्सरियत जो है वो इससे खुश नहीं है। अब वो जो नाखुश वोटर है उसने कहीं तो जाना है, उसको कोई तो रास्ता इन्होंने देना है। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वो भी अभी तक कामयाब नहीं हो रही, लोग उसके पीछे नहीं चल रहे, लीडरान तो पहुंच गए वहां, लेकिन पीछे तालियां बजाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उन्होंने प्लान किया था कि हम लाहौर में जलसा करेंगे, अभी तक वो जलसा नहीं कर सके। मियाँ नवाज शरीफ साहब का सुना जा रहा है कि वो लाहौर आएंगे और लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, लेकिन उन्हें दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि नहीं, मोची गेट चलें, लाहौर मीनार पाकिस्तान का पार्क जो है वो भरना मुश्किल है, मोची गेट में पर्दा रह जाएगा कि वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कर लेते हैं। तो ये जब सियासी अलाउंस होंगे, ये गवर्नमेंट खत्म होगी, इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, फिर चीजें सामने आएंगी। और अगर इमरान खान इस मिलिट्री कोर्ट वाले मामले से बच गए तो जी बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में बहुत सारी बातें करने की पाकिस्तान, तो मुझे लगता है आई डोंट नो किस आखिर में मैं इस पे एक क्विक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी ज़रूर। ये सारा कुछ चल रहा था, मगर ये जो जामिया हिफ्ज़ा का मामला हो गया है, यानी इंटरनल सिक्योरिटी आपके पास नहीं, अब फिर डंडा लेके औरतें बाहर निकल आई हैं, और अब क्या होगा कि पुलिस पे गोली निकाल के चला दी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उन्होंने भी ज़िम्मेदारी ले ली है ख़तीब मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की बेगम के कहने पे। यानी अब इस मुल्क का बनेगा क्या? टीटीपी भी आई, इसका मतलब है दहशतगर्दी अब आम हो जाएगी, और इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं, मुल्क आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और अब ये ख़तीब साहब जो हैं उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी बिकॉज़ ही वाज इश्तहारी।
ये सुते पे हैं सारे। ये काम जो है ना, इन्हें एहसास नहीं होता। जब ये इस तरह के स्टेप्स ले रहे होते हैं ना हमारे ये बड़े बड़े दिमाग, बज़ाहिर बड़े दिमाग, ये नहीं सोचते कि ये इन दी लॉन्ग रन इसका नुकसान क्या होगा। जब आप इस फायर फाइटिंग में लगे होते हैं ना, कि इधर IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, उधर आपको अमेरिकन सफीर के पास जाके, डोनाल्ड ब्लूम के पास जाके मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और वहाँ वो भी दिलचस्प हुआ है कि जो पाकिस्तान में सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनके से मिलने गए इसहाक डार, और इन्होंने कहा जी IMF हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आप प्लीज़ अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल करें और IMF को मजबूर करें कि हमारे साथ तावन करें। तो इन्हें तैयारी करके नहीं गए थे इसहाक डार साहब। इन्होंने कहा जी कि वो, इन्होंने सिर्फ इनके जहन में ये था कि मैं अपनी शिकायतें लगाऊंगा IMF की। टेक्निकल प्रॉब्लम आई है हमें जी, फोन करने का काम हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। ये गए अपनी शिकायतों का एक पूरी लिस्ट लेके अमेरिकन एम्बेसडर के पास, उसको जाके बताया कि ये हमने किया है, इतनी शरायत उन्होंने कही थी, सारी हमने पूरी कर दी हैं, इसके बावजूद IMF जो है वो नहीं कर रहा। उन्होंने आगे से पूछा, अब वो एम्बेसडर ज़ाहिर है अमेरिकन स्टाइल में उसने पूछा, उसने कहा ओके लीव इट असाइड, इफ यू डोंट have any plan to get any money from IMF, forget about IMF, what is your plan B? जब ये क्वेश्चन किया तो इसहाक डार साहब आए बाएं शाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इन्होंने तो कहा कि पाकिस्तानी स्टाइल में अपने किसी खालाजाद भाई या मामू के पुत्र के पास जा रहे हैं, उससे सिफारिश कराएंगे, वो उसी वक्त फ़ोन उठाएगा और कॉल करेगा और वो कहेंगे हाँ जी भेज दो, इन्होंने निके नू भेज दो, चेक तैयार रख दें। उसने ये समझा स्टाइल, ये चेक तैयार रख दें वाला काम नहीं। इसहाक डार साहब अगले जो हैं आपसे पूछते हैं, उसने टेक्निकली बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि IMF वाला तो सारा तुमने मुझे बता दिया, वो तो जो हम कर सकेंगे करेंगे, लेकिन अगर IMF नहीं देता तो आपका प्लान बी क्या है? इनके पास फिर प्लान बी कोई नहीं था। वापस आके इन्होंने मीटिंग कॉल की अपने स्टाफ की, वहाँ आए बाएं शाएं करके आ गए, वापस आके इन्होंने मीटिंग कॉल की और फिर उस मीटिंग में डिसाइड किया इन्होंने कि हम एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को या कोई भी बंदा अपना काला धन उसे सफ़ेद करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ले आए। अगर 25 जून तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस IMF से नहीं आया तो ये 25 जून को अनाउंस करेंगे एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, और उसके ज़रिए उस स्कीम अनाउंस करेंगे, एमनेस्टी स्कीम, जिसमें कोई भी बंदा $1 लाख यकमुश्त पाकिस्तान ले जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट उससे नहीं पूछेगी कि ये आपने अमेरिका कनाडा में कोई पाउडर के धंधे से कमाया है, आप क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करके आए हैं, वहाँ मार्गेज फ्रॉड करके आए हैं, इंश्योरेंस फ्रॉड करके आए हैं, या गाड़ियाँ दुबई में भेज के आप जो है वहाँ से फ्रॉड करके चौधरी बन के आप इस्लामाबाद में उतरे हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे हैं, $1 लाख ले आए हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हम नहीं पूछते कि ये काला धन आपने कैसे सफ़ेद किया यहाँ के। और सिर्फ $1 लाख पे बात ख़त्म नहीं होगी, बल्कि नेक्स्ट 370 डेज के अंदर अंदर वही बंदा $1 लाख और भी ला सकेगा और वहाँ वो काला धन सफ़ेद कर लेगा पाकिस्तान में, और उसका लीगल हो जाएगा। उसके बाद वो 4-6 महीने बाद बेशक वापस ले आए, और वापस जब यहाँ लाएगा तो वो बताएगा मेरी पाकिस्तान में फ़लाँ फैक्ट्री थी या फ़लाँ मेरा बिजनेस था और वो मैंने बिजनेस ख़त्म किया, तो मैं वो पैसे ये लेके आ रहा हूँ। वापसी पे उसके पास जस्टिफिकेशन होगी कनाडा, अमेरिका, UK में पैसे लाने की, लेकिन जब वो पाकिस्तान में पैसे लेके जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे नहीं पूछेगी। अब इस बात को जो इंटरनेशनल हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के उसूल हैं और कवायद ज़वाबित हैं, और इंटरनेशनल जो फैटफ है वो फॉरेन अपना जो हमारी उसको करती है, ट्रेस करती है फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को, वो इस बात को किस तरह लेंगे। हालांकि इसहाक डार साहब तो अपने घर के बर्तन बेचने वाली पोजीशन में आए हुए हैं, ये नहीं सोचते कि हम कोई भी एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं, हमें दुनिया को जवाब भी देना पड़ेगा कि ये इतनी बड़ी तादाद में पैसों की ट्रांजैक्शन जो इधर से उधर हो रही है, ये क्या हो रही है। भाई आप पाकिस्तान में हालात साजगार कर दो, लोग खुद ही पैसे लेके आएंगे, आपको ऐसी स्कीम अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप स्कीम अनाउंस करेंगे, लोग पैसे लेके जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ काले को सफ़ेद करने के लिए लेके जाएंगे और विद इन अ फ्यू मंथ्स वो वापस भी ले आएंगे, क्योंकि आप उन्हें वापसी के भी रास्ते आप ही उन्हें बताएंगे, आपने खुद भी तो लेके आने हैं। इसहाक डार साहब ने और इनके बच्चों के और इनके मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों के सारे बिजनेस तो दुबई और UK में हैं, और शायद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में भी कुछ बिजनेस साथ शुरू कर देंगे। तो इन्होंने अपने ही पैसे वहाँ लेके जाने हैं और अपने ही पैसे फिर वापस ले आने हैं, और उसमें फ़ायदा इन्हीं बड़े बड़े लोगों ने ही उठाना है। शायद थोड़ा सा वो फ़ायदा हो जाएगा मुल्क की इकोनॉमी को कि उसमें डॉलर जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये कर रहे हैं। अब जब इस तरह के काम होते हैं, आप पाकिस्तानी ओवरऑल पूरी कौम की सोच बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अभी ये कहते हैं हम तुर्कमानिस्तान से लेके आएंगे, एक पाइपलाइन बिछाएंगे जिसमें वहां से पेट्रोलियम गैस आएगी, पेट्रोल आएगा, और यहाँ गवादर पे पहुंच के यहाँ वो उसे रिफाइन किया जाएगा और फिर पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे, और हम ये एक हब बन जाएगा गवादर इस एनर्जी का। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताज़ा तरीन वारदात देखिए हमारी कराची में एक है पाक अरब रिफाइनरी कंपनी,
पाकिस्तान में सुना है इस रीजन में, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिफाइनरी पाक अरब रिफाइनरी ही है, जहां क्रूड ऑयल आता है, उसको रिफाइन किया जाता है और फिर आगे सप्लाई किया जाता है। परसों वहां 3 बंदे मरे हुए मिले हैं। कैसे मिले हैं कि जहां उन्होंने स्टोर किया हुआ है वो सारा पाक अरब रिफाइनरी का, जहां स्टोरेज फैसिलिटी थी, उस स्टोरेज फैसिलिटी से वहां अंदर उनके मुलाजिमीन ज़ाहिर मिले हुए थे सारे धंधे में। उन्होंने ज़मीन में सुरंग खोदी हुई थी, ज़मीन में सुरंग खोद के वहां अंदर पाइप के साथ अंदर उन्होंने कनेक्शन लगाया हुआ था एक और पाइप का, जहां से वो तेल चोरी करते थे। उस सुरंग के जरिए, सुरंग में बिछाई हुई थी उन्होंने एक और पाइपलाइन छोटी, और वो वहां से ही वो बंदे जाते थे, वहां से खोल के नाप जितना तेल चोरी करना होता था करके वापस उसे बंद कर देते थे। परसों वो सुरंग में 2 बंदे दब के मर गए हैं। अब उन 2 बंदों की लाशें वहां से जब निकाली जा रही थी तो पुलिस को कहीं इतला मिल गई, कराची पुलिस को। उन्होंने वो लाशें पकड़ी, बंदे जो लाशों के साथ थे बंदे भाग गए। अब लाशें पकड़ के वो ले गए थाने में, उसकी फिर हॉस्पिटल में वहां सारा कुछ हुआ, डीएनए वगैरह हुए, तो वो उसके भाई तक पहुंच गए, एक लाश के भाई तक। उससे पूछा, उसके भाई ने सारी बात बताई कि बेसिकली ये हमारा धंधा है, हम पाक अरब रिफाइनरी से अंदर से ऑयल तेल चोरी करते हैं, चोरी करके हम बाहर बेचते हैं, ये इतने सालों से हमारा धंधा था। और ये सुरंग दब गई थी, उसमें ये मेरा भाई और दूसरा उसका साथी उसमें मर गए हैं, ये हम करते हैं। अब हमारी तुर्कमानिस्तान से जो हमारी चलेगी पाइपलाइन, उसके साथ दरमियान में हम ऐसे कितने 2 नंबरियां करेंगे। अल्लाह माफ करे, जरूरत है कि कौम की सोच बदलने की। सोच तब बदलेगी जब आप खुद साफ होंगे। जब आपने इस तरह की 2 नंबरियां करनी है कि सुबह दोपहर शाम आपके एक एक काम पे, अगर हमारे मीडिया वाले लोग इंसाफ करें अपने काम से, आपको इनके एक एक काम में, एक एक एक्ट में, मैं तो इनके देखता हूँ नोटिफिकेशंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, अभी डॉक्टर तौकीर शाह साइन नहीं कर रहे, सारा सईद साइन कर रही हैं। सारा सईद कौन है? सारा सईद की प्रमोशन कब हुई है? मैं नहीं कहता कि उनके हस्बैंड मेरे दोस्त हैं, गिला करेंगे। सारा सईद की अभी प्रमोशन हुई है मियां शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। उन्हें 21वें से 22वां दिया गया है, और अभी भी उस पे उन पे में भी जरूर कहीं ना कहीं सर्विसेज ट्रिब्यूनल में केस हुआ होगा कि उन्हें इतनी जल्दी सारा सईद को प्रमोशन क्यों दे दी गई है। और सारा सईद इनके खास ग्रुप है ब्यूरोक्रेट्स का, उसमें इनका ताल्लुक है, और वो नोटिफिकेशन कर रही हैं। एक एक बंदा जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जुड़ा हुआ है या उनकी कैबिनेट में है, और आगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर बंदा बेनिफिशियरी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप इस तरह के काम करेंगे कि आपका हर बंदा कहीं ना कहीं उसके हाथ रंगे हुए हैं, तो फिर कौम ने यही पाक अरब रिफाइनरी वाला काम करना है ना। पाक अरब रिफाइनरी वाले काम बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए जरूरत यह है कि ओवरऑल पूरी कौम जो है राह रास्त पे आए, और पूरी कौम राह रास्त पे तब आएगी जब हमारे हुक्मरान राह रास्त पे आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। मतलब आपने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की, मगर आप मुझे लगता है कन्नी कतरा गए। मैं तो गमज़दा हूँ कि ये सियासतदानों की आपस की झगड़ा और बेचा बिचाई का मामला चल नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। फ़ौज इन्वॉल्व होती जा रही है, और फ़ौज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी है, जो हमारी तशवीश भी है। लोगों की पकड़ धकड़, मार कुटाई, ऊपर से जामिया हिफ्ज़ा का वाक़या होता है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान शामिल होगी। मैं तो सर इस पे बड़ी गमज़दा हूँ। आपने उसके बारे मैं वही कह रहा था कि जब हम फायर फाइटिंग में इधर उधर लगे हुए होते हैं ना, इस दौरान फिर ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे मुल्क को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हमारे मुल्क को हमारा अजली दुश्मन इंडिया पहुंचा रहा है। इंडिया वाले जब से हमारी ISI, चाहे वारशद शरीफ केस में उन पे इल्जामात लगे थे, चाहे बाद में इमरान खान को हटाने में इल्जामात लगे, चाहे बाजवा के आने के बाद बाजवा साहब की स्टेटमेंट्स आई, या अभी 9 मई का वाकया हुआ, हर मौके पे इंडिया और रा खुश होगी कि पाकिस्तान और कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे मौके पे इंडिया क्यों नहीं फायदा उठाने की कोशिश करेगा? वो क्यों नहीं उठाएगा फायदा? अब अगर इस्लामाबाद में कोई मसला था इनका, अब्दुल अजीज साहब का या उनकी मिस उम्मे का, अगर उनका मसला था, तो तहरीक तालिबान को वहां से जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान या अफगानिस्तान से इनके हक में बोलने की क्या जरूरत थी? उन्हें कहीं से किसी ने इशारा किया तो तब वो बोले ना। अब इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल बईद नहीं है कि इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इशू को मजीद बढ़ाने के लिए कहीं पहुंच जाए। इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, हमें मोहतात होना चाहिए। और ये जो सेटलमेंट की बातें होती हैं कि बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं, तकरीरें सारे करते हैं कि बैठ जाएं, बिठाता कोई नहीं है। और एक और मसला इनका ये है, इनका स्पेशली मुस्लिम लीग नून वालों का भी और PTI वालों का भी और पीपल्स पार्टी वालों का भी, कि एक फिक्रे में कहते हैं कि हम सब लोगों को बैठ के एक जो है मिसाके में कोई भी तैयार नहीं है, ये करना चाहिए। उसी फिक्रे में आगे कह देते हैं लेकिन इमरानी फितना ऐसा करता है।
इमरान खान भी सर कहेंगे दे आर मेंटली सिक, इनको रात में ख्वाब में इमरान खान आके चढ़ाता होगा। मगर आपने जब ये इंडिया की बात की है तो मैं यही प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहती हूँ विद योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बदकिस्मती ये है कि हम अपनी गलतियां कोताहियों को नोट करने की बजाय हम दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। आज जो भी आप नाम दे दें, हिंदुस्तान में एक पॉलिसी आरएसएस की चल रही है, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। पाकिस्तान के तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स ही नहीं है। हिंदुस्तान की आर्मी में कोई इन्वॉल्व भी नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी का बंदा इन्वॉल्व है। और ख्वाजा आसिफ ने तकरीरें की थी, आज उसके स्क्रिप्ट आपको मिल रहे हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ आपका वज़ीर दिफा आपको कह रहा है कि जी इस मुल्क में फ़ौज ने तो 1 इंच आज तक फतह नहीं किया। ये कोई और नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ फ्लोर के ऊपर बैठ के ये कह रहे थे। बट हिंदुस्तान तरक्की की मनाजिल पे है, आप मुझे जो मर्जी कह लें, हिंदुस्तान अमेरिका खुल के मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट द प्लान इज। एलन मस्क इज सिटिंग देयर, हैज़ गिवन सो मच टू इंडिया। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आंखों पे पट्टी बांध के हमने सिर्फ लोगों को वो बताई, फियर की सियासत की। हमने कभी हिंदुस्तान से डराया, कभी हमने किसी और से डराया। हमने अपनी कौम को ना तालीम देने दी, ना हमने तरक्की करने दी, हमने सिर्फ अपनी जेबों को भरा। आप सर कंक्लूड करें और मैं आपसे यही इजाज़त चाहूँगी। आप यहाँ इंडिया की देखें ना, इंडिया की एक वक्त था कि मोदी पे जो उसने गुजरात में जुल्म ढाए थे उसकी बुनियाद पे अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते थे थी, उनको वीज़ा नहीं इशू हो रहा था, उन्हें दाखिले पे बंदी थी। अब सूरत हाल ये है कि अभी परसों तरसों जब वर्ल्ड योगा डे था, वर्ल्ड योगा पे इन्होंने वहाँ न्यूयॉर्क में बाकायदा योगा किया। और इसके अलावा वहाँ जिस तरह उन्हें वार्म वेलकम मिल रहा है, और वो जो कैपिटल एरिना में इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा किया था, उसी की कॉपी करते हुए अमेरिका में ओवरसीज इंडियंस जो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी इन्होंने किया था, इन्होंने पहले भी किया। उस वक्त भी वो इतना कामयाब नहीं था, लेकिन अब तो वो पूरे जोरों शोर से कर रहे हैं और कामयाब हैं। उनके $25 बिलियन के तो मुआहदे साइन हो गए हैं। और उसके अलावा बोइंग जेट त्यारा वहाँ इंडिया में बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं बोइंग वाले, वो एग्रीमेंट साइन हुआ है। टेस्ला वाले वहाँ मतलब आपकी फौज और आपके पॉलिटिशियन, मतलब उनको शर्म ही नहीं आती, और हमारे लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। और फिर एक और बात है, फॉर एग्जांपल हम जो है ये इस तरह के इन्वेस्टर, अभी 2-4 दिनों में कतर से एक आध कंपनी आ जाएगी, सैफ रहमान पकड़ के ले आएगा वहाँ किसी को, और वहाँ कोई कंपटीशन का हमारे यहाँ इन्होंने भूल ही गए हैं। और हमारा एक ऑफिस है पाकिस्तान में, जिस तरह यहाँ है ना फेयरनेस कमिश्नर, यहाँ कनाडा में ओंटारियो में भी होता है और फेडरल में भी, कि आप कहीं किसी जगह आपको अनफेयर नजर आए चीज तो आप फेयरनेस कमिश्नर को कंप्लेंट करते हैं और वो फौरन हर चीज मंगवा लेते हैं। पाकिस्तान में एक कंपटीशन कमीशन है जिसको उर्दू में मुसाबकती कमीशन कहते हैं, जिसमें मुसाबकत का वो नजर रखते हैं कि कोई कार्टेल तो नहीं बन रहा, कोई किसी जगह बिजनेस में ज्यादती तो नहीं हो रही, सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी रही हैं, ओपन ट्रेडिंग हो रही है, ओपन हर चीज हो रही है। मुसाबकती कमीशन के 5 मेंबर होते हैं। पिछले 14 महीने से 1 मेंबर है, 4 मेंबरों की सीटें खाली हैं। अब जहां 5 मेंबर ही मौजूद नहीं है, उस मुसाबकती कमीशन ने काम क्या करना है? आज अगर हमारा कंपटीशन कमीशन इनेक्शन हो और कोई बंदा वहां कंप्लेंट करे जाके कि जी ये यूएई की इस कंपनी को किस तरीके से इन्होंने दे दिया है, इन्होंने कोई कंपटीशन नहीं कराया, कोई इन्होंने बिडिंग नहीं कराई, कोई इन्होंने टेंडर्स नहीं मांगे, ऐसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुल्क का एक असासा उनके हैंडओवर कैसे कर दिया है इन्होंने? लेकिन हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है इनसे। मुसाबकती कमीशन तक नहीं हम प्रॉपर बना सके, तो बाकी आगे काम क्या होने। फयाज भाई मैं इधर अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप कि आपकी तबीयत ठीक है। मैं थोड़ी सी एक इधर करेक्शन करना चाहती हूँ। आपने कहा कि ये दुबई के ग्रुप को इन्होंने बेचा है 50 मिलियन का, नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहती हूँ। अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप है जिसको $220 मिलियन का इन्होंने बेचा है। कराची पोर्ट एवरी ईयर डज बिजनेस ऑफ 55 मिलियन US डॉलर्स। उसके ऊपर ज्यादा शोर मचा है कि जो पोर्ट इतने फायदे में चल रही है उसको इन्होंने 50 मिलियन में नहीं बेचा, 220 मिलियन में बेचा है। 50 मिलियन दैट पोर्ट मेक्स एवरी ईयर इटसेल्फ। देंगे वो जी जी 50 मिलियन, हाँ 220 मिलियन का उन्होंने डील किया उनके साथ, अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के साथ। जी अब $18 पर कंटेनर। आपको पता है यहाँ से अमेरिका कनाडा से जो माल जाता है, पहले कंटेनर $2,500 में पाकिस्तान पहुंचता था कनाडा से, अब वो तकरीबन इस कोविड के बाद महंगे हो गए हैं। अब 6 से 7,000 नहीं जी, 6 से 7,000 मैंने पता किया था, 6 से 7,000।
डॉलर जो बंदा रेंट दे के वहां पाकिस्तान पहुंच रहा है, वहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को $18 पर कंटेनर मिल रहे हैं। जी 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 जी। इससे ज्यादा और बड़ा मजाक नहीं होगा। बहुत टाइम शुक्रिया। खत्म हो रहा है। मैं Thank you. आखिरी एक डेवलपमेंट आपको, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी, कि एक पेशावर में चकवाल के भी आपके एक साहब हैं जिनको आज अरेस्ट कर लिया गया। मैंने खबर नहीं देखी, पता नहीं मेंबर किसको arrest पार्लियामेंट है। मैंने जी जी जी, आप कंक्लूड करें प्लीज। एक डेवलपमेंट हो रही है पीटीआई की। पेशावर में इस वक्त बैठे हुए हैं पीटीआई के सारे बड़े, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर और जो जो बाहर थे पीटीआई वर्कर्स को छोड़ने के चक्कर में है। महमूद खान। तो ये पीटीआई के सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी भी वहां जाके बैठ गए हैं, असद उमर भी वहां जाके बैठ गए हैं, परवेज खटक भी, और महमूद जो वजीर आला थे, और असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली थे। अगर ये सारे वाकई वहां बैठ गए हैं तो फिर पीछे तो फिर वही बचे हुए हैं ना जो रूपोश हुए हुए हैं या अरेस्ट हुए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वहां से वो कोई कुछ फाइनल अपना ड्राफ्ट बना के इमरान खान को पेश करेंगे। अगर इमरान खान मान गए तो वो सारे इमरान खान के साथ हो जाएंगे, और अगर इमरान खान उनका दिया हुआ ड्राफ्ट या तजावीज़ या प्रपोजल ना माने तो फिर शायद ये सारे ही अलग हो जाएं और इमरान खान लिटरली अकेले हो जाएं। और वो बंदा कहता है ना, प्रपोजल यही है जो ऊपर वाले चाहते हैं कि माइनस इमरान खान, तो इमरान खान छोड़ दे और इन लोगों के सुपुर्द पकी पकाई खीर कर दें। लेकिन वो पकी पकाई खीर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इमरान खान खुद कहे नहीं, क्योंकि जो वोटर है, वोट तो इमरान खान का है। इमरान खान कहेगा इसको वोट देना है इस ग्रुप को, तो फिर उस ग्रुप को वोट मिलेगा। अदरवाइज उस ग्रुप का वही हाल होगा जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान का भी तो यही इरादा था ना। उन्होंने तो इस चक्कर में ओन चौधरी को और अपने दूसरे उसको, एक और जो उनका था बंदा, उन दोनों से कहा कि नौमान लंगड़ियाल कि आप रिजाइन करो शहबाज शरीफ की कैबिनेट से, सिर्फ ये तासर लेने के लिए कि लोग ये ना समझे कि हम हुकूमती पार्टी हैं, हम अपोजिशन की पार्टी हैं और हम पीटीआई का वोट हमारे गोद में आके गिरे। तो उनकी गोद में तो नहीं गिरा अभी तक पीटीआई का वोट। बहुत शुक्रिया जनाब फयाज विलाना साहब, बहुत शुक्रिया। फयाज विलाना साहब एवरी मंडे और थर्सडे को हमारे साथ होते हैं, और फयाज विलाना साहब आपने बड़ी तफसील से बताया। वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप राब्ते में ज़रूर रहा कीजिएगा, और आपका फ़ीडबैक भी बहुत मानी रखता है। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका बिज़नेस है तो गिव अस अ चांस टू एडवर्टाइज योर बिज़नेस। जनाब फयाज विलाना साहब, इंतहाई शुक्रिया के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।